सोन विंध्य गंगा चैनल पर 7वां सोपान हमारा रहा भदरिया का, सोनभद्र के भदरिया, सोन नद के किनारे। अब हम आ गए हैं सोनभद्र के जिला मुख्यालय के पास। यहाँ आपके सामने मौजूद है जो दृश्य हम लोग देखने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं, प्रयास है यहाँ पे बिरलोरी पत्थर का, उसकी प्रेम गाथा का और उसका वृत्तांत बयां करने का। सब कुछ आप जानेंगे, देखेंगे, हमारे मुँह से सुनेंगे कुछ कथ्य कथानक। इसमें हल्का सा यह है कि बिरलोरी की गाथा पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की गाई जाती है, सुनी जाती है, और वाराणसी से दक्षिण हम उत्तर प्रदेश के अंतिम जनपद में है सोनभद्र में। यहाँ से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश ये सब सटा हुआ रहता है। 5 प्रांतों का सम्मेलन है, तो इनमें पूरा इसका पूरा प्रसार फैला हुआ है। जो यहाँ पे गीत चर्चित है, गाया जाता है, वीरता का इतिहास, प्रेम गाथा का। उससे आगे देखें तो मैथिली भाषा में बिहार के वहाँ पे जो गीत गाया जाता है वह है आपके हरदी के राजा मालवर से बिरलोरी की मित्रता। बंगाली में देखें तो वहाँ पे चंद्रावली के चित्र लोरी के साथ वहाँ पे मिलते हैं। नेपाल तक, बिहार से लेकर के नेपाल के तराई तक मैथिली गाई जाने वाली में वहाँ भी इसकी कथानक चर्चित है। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में चनैनी है, तो चनैनी जो नृत्य नाटिका है। तो इस तरह से इन सारे वृत्तांतों को आपके सामने प्रस्तुत करना है, कथानक को लाना है। अब हम पहुँच गए हैं इसी जगह जिसे हम बिरलोरी पत्थर कहते हैं। अब आप दृश्य देखें। वाराणसी शक्तिनगर के राजपथ पर आप दृश्य देख रहे हैं सोन इको पॉइंट मारकुंडी का, जो सोनभद्र जिला मुख्यालय से सटा हुआ भाग है दक्षिण पे। ऋषि मृकंड की तपस्थली रही है यह पर्वत श्रृंखला। मारकुंडी का यह दृश्य मनोरम है और यहाँ पे कई तथ्य, कई साक्ष्य आपको मिलेंगे। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम बिरलोरी पत्थर की। बिरलोरी पत्थर अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक गाथा है। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्थिति के अलावा सबसे इन सबों से ऊपर उठकर बड़ी बात तो यह है कि यह प्रेम गाथा है। यहीं मारकुंडी इस तट पे है, सोन के उत्तर तट पे, सोन के दक्षिण तट पे सटा हुआ अघोरी दुर्ग है, जहाँ कभी राजा मुलागत का राज्य हुआ करता था। राजा मुलागत के राज्य में ये स्थिति थी कि कहने को वो विनम्र विचार के थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ विचारों में विशृंखलता आती रहती है और कहीं गुणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक हर गुण उसमें समावेश होता रहता है। तो ये स्थितियाँ आई कि इन्होंने एक मेहर नाम का व्यक्ति था, या मेहरा कह सकते हैं उसको, वो अधिक बलशाली था। उसका ये
नाश करना चाह रहे थे। बाद में उसको युद्ध क्रीड़ा में आमंत्रित किया इन्होंने कि जो राज्य जीतेगा, जो विजयी होगा, वो राज्य का स्वामी बनेगा। और मेहर नाम का व्यक्ति राज्य जीत गया। इसके बाद फिर यहाँ के नरेश वास्तव में फिर पश्चिम की तरफ जा रहे थे, ऐसा वृत्तांत बताता है। ऐसा प्राचीन उल्लेख भी है कि वो जब वहाँ पे एक देवर्षि मिले, उन्होंने कुछ मुद्राएं दी इनको और उन्होंने कहा कि नहीं, जाके फिर युद्ध करो, जाके फिर युद्ध क्रीड़ा करो और बाद तुम युद्ध क्रीड़ा में राज्य जीत लोगे। वो आए, युद्ध क्रीड़ा किए, बाद में वो मेहर हार गया, युद्ध क्रीड़ा में जुआ हार गया। राजा मुलागत को फिर राज्य मिला। राजा मुलागत ने संधि की, मेहर की पत्नी जो थी वो गर्भवती थी और उनसे कन्या होनी थी, वो लड़का कुछ होना था। तो उन्होंने संधि में सब कुछ हार गया वो, तो उन्होंने संधि में ये कहा कि नहीं, कन्या जब होगी या लड़का जो भी होगा, लड़का होगा तो अस्तबल का रक्षक बनेगा और कन्या होगी तो रानी की दासी बनेगी। बाद में जब कन्या पैदा हुई और अति सुंदर थी कन्या, ऐसी चर्चा आती है पुराने आख्यानों में पढ़ करके, सुन करके। तो उसके बाद फिर राजा मुलागत ने उसको बुलवाया। तो मुलागत के परिवार में जो जिसको जुआ में हार गया था, वो जो महर, उसकी पत्नी ने ये कहा कि नहीं, जब इसका विवाह हो जाएगा तब जो उसको मार देगा इसके पति को, तो वो इसको फिर लड़की वापस चली जाएगी राजा मुलागत के यहाँ। मुलागत ने शर्त मान ली। स्थिति हुई कि मंजरी उसका नाम पड़ा, कहीं उसका नाम मंजरी आता है, कहीं उसका नाम चांदनी या चननी आता है। इन स्थितियों में जब ये परिवर्तन होता गया, परिवर्तन होते होते स्थितियाँ आई, कहीं दो प्रेमिकाएं इसकी उल्लिखित होती हैं, कहीं एक ही है, मंजरी और चनैनी। तो इस तरह की बात जब आती गई तो धीरे धीरे फिर मंजरी ने सबसे वीर लोरिक को, बलिया के निवासी वीर लोरिक उत्तर प्रदेश के, उनके यहाँ आमंत्रण भेजा। महर गया वहाँ पे आमंत्रण लेकर के, और उसने अभी तक कथानक ये मिलता है कि 1.5 लाख बाराती लेकर के वापस आया था यहाँ पे मंजरी से विवाह करने। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ। रक्तपात में सोण है, सोनभद्र नद है, उसी के बहते हुए दौर में बीच में ही रास्ता में इतना रक्तपात हुआ कि एक नाला निकल गया, जिसे सोण, बहते हुए सोण से इतना प्रवाहित हुआ सोण कि उसको रुधिरा नाला बोलते हैं। आज भी यह नाम चर्चित है यहाँ पे, रुधिरा नाला। 3 बातें विशेष रूप से आज अभी मैं तुरंत में उल्लेख करना चाहूँगा। रुधिरा नाला, और दूसरी बात, वहाँ पे नरमुंडों की इतनी श्रृंखला बनी, पड़ गई, इतने लोग युद्ध में हताहत हुए, मारे गए कि नरमुंडवा पहाड़ी भी एक कहते हैं उसको, आज भी वो है। और उसी समय जब राजा मुलागत चुनाव युद्ध हार गए, राजा मुलागत का वध हुआ। राजा मुलागत ऐरावत हाथी से थे। ऐरावत हाथी उसी सोन महानद में, सोन में आके कूद गया, और कूदने के बाद उसके प्रस्तर खंड अभी भी अवशेष पड़े हुए हैं वहाँ पे, इसी सोन के नद में। सोन के नद में प्रस्तर खंड हाथी के पड़े हुए हैं, जिनकी आकृति कुछ उस तरह की दिखाई देती है। तो वहीं पे रानी जो थी, रानी आकर के फिर वहाँ पे सती हो गई, कूद पड़ी। नरमुंड जब उनका मिल गया राजा मुलागत का, तो नरमुंड लेकर के उसी में कूद गई। तो वहाँ पे एक बेर का वृक्ष जगह है, जमा है, उस बेर के वृक्ष को सतिया बेर कहा जाता है। ये सब अभी तक की चर्चित कथानक की बातें हैं और ये इतिहास में उल्लिखित है। खास तौर से इसके उल्लेख की बात काफ़ी विलंब में शुरू हुई। 14वीं शताब्दी में एक सूफी संत ने चंदायन नाम का एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी, और उसी से ये आख्यान धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। विद्वानों में 2 मत है, कुछ तो इसको ईसा पूर्व का मानते हैं और कुछ मध्य युगीन भारत का। तो ऐसे में, और ख़ास तौर से यह क्षेत्र पूरा सोनभद्र का 10वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक, या बल्कि 7वीं 8वीं से अगर हम आरंभ करें तो वहाँ से लेकर 15वीं शताब्दी तक बहुतेरे स्थान ऐसे हैं, बहुतेरे वृत्तांत ऐसे हैं, बहुतेरी कथाएँ ऐसी हैं जिनमें कई दृश्यों में धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक बहुत सारे वृत्तांत ऐसे आते हैं जिनसे यह पूरा भरा पड़ा है, भरपूर स्थिति है। लेकिन इस अभी बात कर रहे हैं हम आपके वीर लोरिक पत्थर की।
तो बिरलोरी पत्थर के जब वहाँ भी विवाह हो गया और मंजरी ने आखिर बिरलोरी को शर्त रखी कि ये दहलीज हम तभी छोड़ेंगे जब एक प्रतीक चिन्ह आप छोड़ के जाएंगे। तो उसने जो शर्त रखी, एक बड़े ऊंचे से प्रस्तर खंड को तलवार की धार से मार करके उन्होंने 2 खंड कर दिया। बिरलोरी पत्थर आज भी वहां पे अवशेष है, आज भी वहां पे अवशेष है, या ये कहें आपके लिए, हमारे लिए कहें, आज भी यहाँ पर अवशेष है जहाँ पे हम देख रहे हैं बिरलोरी पत्थर को। तो बिरलोरी पत्थर का कथानक तो यह भी है कि उसके पहले बिरलोरी ने एक बार किया, एक बड़े विशाल प्रस्तर खंड पे खड़े प्रस्तर खंड पे, तो एक पत्थर का भाग घाटी के नीचे जा गिरा। तब मंजरी ने कहा कि नहीं, एक ही जगह दोनों रहें, तो दूसरे प्रस्तर खंड पे इन्होंने वार किया, एक ही बार में वो भी, तो वह यहीं पे खड़ा है। यही आप देख रहे हैं, ये बिरलोरी पत्थर की स्थिति है। और यहाँ पे गोवर्धन पूजा को बड़ी समुदाय में मेला लगता है, बहुत बड़े समुदाय में कई प्रांतों के लोग आते हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। यहाँ से जब पालकी गई तो पालकी सीधे निकल गई बलिया, गौरा के रहने वाले थे बिरलोरी, और पत्थर के स्मृति चिन्ह को खड़ा करके यहाँ से निकले। उन्हीं के साथ कंतित में, मिर्जापुर जिले में ही कंतित पड़ता है, कंतित में राजा भोज की बहन राजश्री ने अपने विपत्ति काल में शरण ली थी। पंवार थे, पंवारों के यहाँ भी इसका काफी कुछ वृत्तांत गाया जाता है, सुना जाता है। तो राजा भोज से भी अपने को संबद्ध मानते हैं पंवार से। वैसे तो ये अहीर हैं, आभीर जिन्हें कहते हैं यादव वंश के, लेकिन अहीर आभीर में वो पंवारों से भी इनका संबंध है कहीं कहीं से। अब यहाँ से हम अगर आगे बढ़े वृत्तांत बताने में संक्षेप में, तो ये लोकगीत यहाँ जो गाया जाता है पूरे पूर्वांचल से लेकर के उत्तर प्रदेश के, यहाँ सटा हुआ है छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ में इसी को चनैनी के रूप में गाते हैं। वहाँ केवल गायन नहीं होता है, वहाँ नृत्य नाटिका होती है, समूह में गायन होता है, नाटक खेला जाता है, पुरुष अलग अलग वस्त्र एक रूपता का धारण करता है, नायिका कुछ अलग रूप धारण करती है, रात भर गाथा चलती रहती है। ये तो चनैनी हो गया छत्तीसगढ़ का। मैथिली में देखें हम तो बिहार के मैथिली भाषी क्षेत्र से लेकर के और वो नेपाल के बॉर्डर तक या कुछ तराई के नेपाल के भाग तक ये कथाएं बड़ी चर्चित हैं वहाँ भी। लेकिन विधि विधान कुछ कुछ अलग अलग है, रूपांतर में ही, लेकिन मूल तत्व या कहें कि इसका ताना बाना तो मूल है। रंग रोगन में कहीं कुछ भर दिया गया, कहीं कुछ भर दिया गया, तो ये ताना बाना ओरिजिनल होने के नाते। अब वहाँ की बात करें और वहाँ से लेकर के बंगाल में भी चनैनी का चित्र मिले हैं, चनैनी के बिरलोरी के चित्र मिले हैं वहाँ पे, और एक और प्रेमी और प्रेयसी के चित्र मिले हैं। तो इस तरह से दोनों के वृत्तांत गाए जाते हैं। बंगाल से लेकर के नेपाल से 2 देश हो गए, और आपके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये उत्तर प्रदेश का इलाका पूरा, ये बड़ी लोरी की कथाएं, गाथाएं, आद्योपांत वृत्तांत गाए और सुने जाते हैं विभिन्न मुद्राओं में। इसी के साथ हम ये बात कहें कि इनके साथ जो आए थे लोग बारातियों में, तो एक तरह से ये कहें कि लोक कथाओं के साथ साथ लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की नींव रखने का इनकी भी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हुई। इस तरह से इनके साथ अजय धोबी, बाठे हरिजन, ढेबा तिवारी, अलग अलग जातियों के लोग इनके साथ समाहित थे, जो इन्होंने मुलागर से युद्ध में पूरी अपनी भूमिका निर्वहन की। तो इस तरह से लोकतंत्र की बात भी है। और इसी में इनके बड़े भाई संवरू थे और इनके लड़के भीरू बाद में हुए। तो इस तरह से इन लोगों का भी वहाँ से लेकर के पश्चिम तरफ, जहाँ कभी ये मिला कि नहीं, महरू से जब राजा मुलागर युद्ध क्रीड़ा में हार गए थे, जुआ हार गए थे, तो पश्चिम को आए थे और देवर्ष ने उनको मुद्राएं दी, बाद में आके वो जीत गए थे फिर राज्य अपना, तब ये कथानक चला है। तो उस तरह से उसी के पश्चिम से, उसी पश्चिम दिशा में वो आए थे संवरू और भोरिक, और उनका एक मैरा जो अस्थायी निवास, पशुओं का मेला लेकर आए थे। तो ये पशुधन के, कृषि के, धन के, स्त्री के बड़े ही शौकीन हुआ करते थे लोग।
और इसके लिए वो दूसरों से युद्ध भी करते थे। तो पशुओं का मेला लेके आए थे, पशुओं का रेला लेके आए थे और वहीं पर उन्होंने ठहराव किया था। यहाँ भी सौरू की भी कहानी बीरबावन से कहीं जुड़ती है, कहीं लोरिक, फिर बीच में पहाड़ी के कंदरा में कहीं छिप गए और फिर बाद में बीरबावन से युद्ध एक बार हारे, एक बार फिर युद्ध जीते, तब वो वापस बलिया चला गया बीरबावन। इस तरह के कथानक हैं, लेकिन एल्विन ने लिखा है, इटालियन ने लिखा है और महामहोपाध्याय हीरा पंडित ने लिखा है। तमाम कथाएं, तमाम गाथाएं, उसके वृत्तांत इतिहासकारों के अलग अलग वर्णित होते हैं। इतिहास का अध्ययन करना, शोध करना हमारा अपना विषय है और इसमें अभी तक की जो स्थितियां हैं, आज बहुत बड़ा मेला लगता है और इतने पूरे क्षेत्र में कम से कम इसको आधा भारत हम कह सकते हैं और 2 देश, नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ तक की ये कथाएं अभी तक प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं, गाई और सुनी जाती हैं बड़े चाव से, बड़े रुचिकर ढंग से, कंठ कंठ से यह स्वर प्रस्फुटित होते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ी में देख लें, मैथिली में देख लें, अपने यहाँ भोजपुरी भाषा में देख लें, जहाँ ये जगह है ये भोजपुरी भाषा का पूरा परिक्षेत्र है, भोजपुर छपरा से लेकर के यहाँ तक का इलाका। तो इस तरह में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूपांतरित हल्का हल्का क्रम करते हुए यही गाथाएं गाई और सुनी जाती हैं। अचिंता व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सोन बिंद गंगा के संस्थापक हमारे बीच के प्रतिष्ठित कर्मठ पत्रकार श्री परमेश्वर दयाल को उनके इस चैनल के शुरू करने के लिए कोटि कोटि बधाई। सर्वप्रथम सोनबिंद गंगा चैनल के संस्थापक आदरणीय परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी को बधाई देता हूँ। और सोनभद्र जनपद के बारे में जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ अघोरी का किला, शिव द्वार मंदिर और मुगल मारा, तमाम ऐसी धरोहरें हैं जिनसे पर्यटन की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं।
और पर्यटन जब यहाँ विकसित होगा तब तमाम यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो बेरोज़गार भटक रहे हैं, उनको रोज़गार मिलेगा और रोज़गार की समस्याएं दूर होंगी। मैं पुनः परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी को बधाई देता हूँ। सोनबिंद गंगा कार्यक्रम में के संचालन कर रहे हैं परमेश्वर भाई को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने अपने तहे दिल से उठाया है। इस ज़िला नया बनने के बाद यहाँ पर काफ़ी पिछड़ा इलाका रहा, लेकिन ज़िला बनने के बाद से यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ की जो ऊर्जा रिहंद बांध जो एरिया है उससे हमारे बिजली काफ़ी दूर दूर तक यहाँ जाती है। यहाँ पर खासिस पार्क हैं और यहाँ पर आपके पर्यटन स्थल सूर्य बाबा मंदिर धाम पौराणिक स्थल है, जहाँ काफ़ी इसका प्रभाव है। यहाँ दूर दूर से लोग भी आते हैं। रिहंद बांध और तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, जिससे यहाँ पर विकास काफ़ी होने की अपार संभावनाएँ हैं।